एवरीवन, एक बात बताएं, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रादर सही तरीके से पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं और सही तरीके से लिख के जाने से भी। सो फाइनली कल हमारा एग्ज़ाम है। सिलेबस हम कर चुके हैं। आई होप आप सबने भी अच्छे से कर लिया होगा। सो ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनके मन में अभी भी डाउट्स हैं, अभी भी कुछ क्वेरीज हैं। एक्चुअली आई वॉज गोइंग थ्रू फ्रॉम द कमेंट सेक्शन और मैंने उसमें पढ़ा है कि बहुत से बच्चों को अभी भी पेंटिंग्स को लेके, पेपर पैटर्न को लेके कन्फ्यूजन है, एस्थेटिक पैरामीटर वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या रहने वाले हैं उसके लिए बहुत सी क्वेरीज हैं कि मैम एक बार क्लियर करवा दें। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट पूरा क्लियर नहीं है। सो जितना भी मैं समझ पाई हूँ कमेंट्स को पढ़ के, उन सभी का सॉल्यूशन इस एक वीडियो में है और इन सब क्वेरीज को क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगी वन बाय वन। आपको कल के लिए कॉन्फिडेंट और मोटिवेट भी तो करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम थी कि मैम एनसीईआरटी की बुक में बहुत सी पेंटिंग एक्स्ट्रा भी हैं। सो क्या वो सिलेबस में है, क्या हमें लर्न करके जानी है? सो बच्चा, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आप एक बार सिलेबस को चेक कर लें। एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा पेंटिंग्स दी गई हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर आप एक्स्ट्रा कर भी जाते हैं बाय चांस, बट वहाँ पे क्या होता है बेटा कि जब भी हमें क्वेश्चन आता है तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है और वहाँ पे लिखा भी होता है कि राइट, suppose if they ask कि write any one मुगल miniature from your course of study, so उसमें मार्क्स उसी पेंटिंग के मिलते हैं जो आपके सिलेबस में होगा। सो इसलिए सिलेबस को अच्छे से देखें, जो पेंटिंग्स, जो स्कल्पचर्स, जो ग्राफिक्स आपके पेपर में इंक्लूडेड हैं वही लर्न करके जाएं। सेकंड है हमारा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न आपने समझा है कि हमें 3 सेक्शंस में पेपर आएगा, एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और एक 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सो एमसीक्यू वाला पार्ट अगर हम समझें तो सबसे पहले आप देखें तो ये भी बहुत बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम एमसीक्यू की एक बारी तैयारी करा दें। सो चलिए मैं एक रफली आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन किस तरह से एमसीक्यूज में फ्रेम होंगे। 8 क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ज़रूरी है हमें 8 के 8 अटेम्प्ट सही करना, क्योंकि 30 on 30 तभी आ सकता है अगर आप 8 में से 8 सवाल सही करके आएंगे। सो इसमें सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है, जो टेबल्स की मैं बात करती हूँ। अब ये भी एक बच्चे ने पूछा था कि मैम हमें समझ नहीं आया कि आप किन टेबल्स की बात कर रही हैं। सो टेबल हम उस चीज़ को कहते हैं कि बेटा टाइटल ऑफ द पेंटिंग, नेम ऑफ द आर्टिस्ट, और उसके बाद हम उस पेंटिंग का टाइम पीरियड, मीडियम एंड टेक्निक, और सब्जेक्ट मैटर या कहें कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ये एक पीडीएफ फॉर्म में मैंने एक लिंक भी शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ कि जिसमें मैंने जितने भी आर्ट वर्क्स इंक्लूडेड हैं इस साल में या लास्ट ईयर भी मैंने ये डाला था। सो उसमें से आप ये एक टेबल फॉर्म में मैंने ये सब पॉइंट्स डाल दिए थे। सो मैक्सिमम आप देखें तो 60 to 70% क्वेश्चंस आपके उसी में से आ जाएंगे, एमसीक्यूज के। ठीक है, और जिन बच्चों को वो पीडीएफ नहीं मिला होगा, मैं दोबारा लिंक इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस आर्टिस्ट ने कौन सी पेंटिंग बनाई है, या ये पर्टिकुलर पेंटिंग किस स्कूल या सब स्कूल की है। फिर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा कि किस मीडियम में ये पर्टिकुलर पेंटिंग या ग्राफिक प्रिंट बना है, जो कि सैम्पल पेपर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन्फ्लुएंस देखिए, मैंने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जब शॉर्ट में एक में चारों चैप्टर्स का कराया है तो उसमें भी बहुत क्लियरली टू द पॉइंट मैंने ये आंसर्स आपको लिखवाए हैं। सो इन्फ्लुएंस में क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा, जैसे सपोज आप हमसे पूछें कि मैम आपने बोला है आर्टिस्ट का नाम मीडियम, तो मीडियम में भी देखें क्वेश्चन आया हुआ है, द कलर मीडियम यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ राजस्थानी एंड मुगल मिनिएचर पेंटिंग मेनली कंसिस्ट्स ऑफ, कि वो किस मीडियम में या किस में बनाए जाते थे। तो नेचुरली मिनिएचर पेंटिंग तो नेचुरल कलर्स में बनी है, तो आप टिक करके जा सकते हैं कि नेचुरल कलर्स। सो इसी तरह से किसी भी ऑफ वॉल का आपसे पूछा जा सकता है कि किस मीडियम में ये प्रिंट बना हुआ है। सो नेक्स्ट हमारा आता है इन्फ्लुएंस में। तो इन्फ्लुएंस पे ऊपर बेस्ड एमसीक्यू किस तरह से होगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट कैन बी सीन इन द टोन्स ऑफ कलर्स दैट हैज बीन अप्लाइड टू पोर्ट्रे रॉयल्टी बाय मुगल मिनिएचर
लिटरेचर आर्टिस्ट, इट इज़ डिनोटेड बाय। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ये समझें कि उसमें ये पूछा गया है कि जो पर्शियन आर्ट है, जो इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट हमें मुगल पेंटिंग्स में मिलता है, वो किन कलर टोन्स में आप देख पाते हैं या किन कलर टोन्स के थ्रू दिखाया गया है। सो इसका आंसर रहेगा प्रूशियन ब्लू एंड गोल्ड कलर। खैर वो ऑप्शंस आपको वहाँ पे होंगी, लेकिन आपको लॉजिकली आंसर को टिक करके जाना है। आप ये समझें कि किस बात मतलब किस चीज़ की बात हो रही है, कौन से कलर्स उस टाइम पे यूज़ होते थे। इसीलिए हमने बार बार हर पेंटिंग में आपको समझाया है, मीडियम एंड टेक्निक बोला गया है, आर्टिस्ट के नाम बोले गए हैं, और बार बार हर पेंटिंग के साथ मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। सो एक बार ये टेबल आप अच्छे से लर्न कर जाइएगा। फिर हमें इमोशन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। इमोशन पर बेस्ड क्या मतलब हुआ, मतलब कि जैसे उन्होंने किसी में भी पूछा कि कोई भी एक पेंटिंग, स्कल्पचर या ग्राफिक प्रिंट पूछा गया जिसमें उन्होंने पूछा द डोमिनेंट इमोशन दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय अस कैन बी आइडेंटिफाइड एज, जैसे सपोज चिल्ड्रन पूछ लिया गया, ठीक है, चिल्ड्रन पूछ लिया या जर्नीज एंड पूछ लिया, कोई भी, कि उसमें क्या भावना, क्या इमोशन दिखाई गई है, क्या एम्पैथी की है, सौरो की है, एंगर की है। सो ये ऑप्शंस दे रखी होंगी। अब इसमें क्या है कि अगर आपने पेंटिंग को ध्यान से देखा है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एक जनरल क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि और किस तरह के, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे उन्होंने एक लाइन बोल दी और उसके बाद नीचे ऑप्शंस दे रखी हैं, उस लाइन से यू हैव टू जज द पेंटिंग कि किस पेंटिंग की बात हो रही है। और बच्चा बात मानना ये बहुत ईजी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रिकी होगा। बट हाँ, जो पेपर हम देख रहे हैं उसमें एक आधा क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत ट्रिकी रहता है, बट उसको भी लॉजिकली सॉल्व करना। हिंदी का पेपर साथ में होता है, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हिंदी लैंग्वेज में उसको पढ़ सकते हैं। So several sets of same human figures are used in this painting depicting brotherhood and reunion of the family। अब ये किस पेंटिंग की बात हो रही है, आपको पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि ये भरत मीट राम एट चित्रकूट की बात हो रही है, क्योंकि several sets of same human figure are used in this painting। तो यही एक लौती पेंटिंग आपके सिलेबस में जिसमें 9 एपिसोड्स दिखाए गए हैं एक ही पेंटिंग में। सो एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ विडो has been shown in traditional white clothes without facial features and identity. Who is the artist and what medium has been used? अब देखें, अब कुछ बहुत जल्दी में क्या कर जाते हैं ना बच्चे, अ विडो हैज बीन शोन इन ट्रेडिशनल वाइट क्लोथ्स विदाउट फेशियल फीचर। अब विदाउट फेशियल फीचर तो मदर टेरेसा भी है, वाइट साड़ी तो उन्होंने भी पहनी है, बट उसमें ब्लू बॉर्डर है, ध्यान रखना, उसमें आइडेंटिटी उनकी सिंबॉलिकली दिखाई गई है। और फेस क्यों नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वो टाइमलेस ब्यूटी को डिनोट करता है, और इसमें क्लियरली लिखा है अ विडो। सो मदर टेरेसा विडो नहीं है। सो इसमें बात हो रही है ऑफ वॉल्स की। सो ऑफ वॉल का आपको मीडियम और आर्टिस्ट का नाम लिख के जाना है। सो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Identify the painting in which the supreme power, Lord Krishna, saving the people of Gokul from Indra's anger। अब ये कौन सी पेंटिंग है, क्लियरली पता चल रहा है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। अब नेक्स्ट पेंटिंग है द मिनिएचर बेस्ड ऑन रागमाला, बारामासा, कृष्ण लीला एंड रामायण वर द मेन थीम ऑफ विच मिनिएचर स्कूल। अब इसकी ऑप्शन देखें। अब अगर हमें पहाड़ी राजस्थानी इस तरह से आता है तो भी मैं मानूं कि आप एक बार के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर ऑप्शंस में देखें शाहजहां, अकबर, हैदराबाद या राजस्थानी, तो क्लियरली हमें पता है कि रागमाला बहुत मेन थीम रहा है राजस्थानी पेंटिंग्स का। सो वहीं से हम क्लियर कनेक्ट कर लेंगे कि ये राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है और प्योर हिंदू आर्ट था ये। So highly decorative borders or hashias have been immensely used in which miniature school? So decorative borders किसके थे ज़्यादा, मुगल की बात हो रही है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरह के बॉर्डर्स बनते थे, तो फ्लोरल भी हैं, प्रिंट्स भी हैं, ठीक है। सो उस तरह से आपने देखना है कि क्वेश्चन की इंटेंसिटी को और क्या वो पूछना चाह रहे हैं उस चीज़ को समझना है। ब्यूटी ऑफ विमेन, इंडियन वेमेन हैविंग साइड लॉक्स एंड ट्रांसपेरेंट ओढ़नी, किसकी बात हुई है? इंडियन वेमेन हैविंग साइड लॉक एंड ट्रांसपेरेंट ओढ़नी किस पेंटिंग में इस तरह से दिखाया गया है?
सो ब्यूटी ऑफ इंडियन विमेन राजस्थानी में किशनगढ़ की बात हो रही है, बनी ठनी की यहाँ पे। So beetle wing jewelry for ornamentation along with pearl like jewelry have been used in which miniature? अब ये बसौली की बात हो रही है, पहाड़ी की बात हो रही है, हो सकता है बसौली ना हो डायरेक्ट पहाड़ी पूछ लिया जाए, या सब स्कूल में बसौली की बात हो रही है यहाँ। सो ये सब पॉइंट्स हमने पेंटिंग्स के साथ आपको कराए हैं। हर पेंटिंग जो मैंने एक्सप्लेन की है उसमें कोशिश करा है कि हर तरह से मैं कवर अप करके जा सकूं। 3-3, 4-4, 5 मिनट की वीडियोस हैं, एक बारी फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आप सुन सकें तो आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह के आपको उसमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी अगेन मैं वही कह रही हूँ किस आर्टिस्ट ने कौन सी बनाई, किस मीडियम में कौन सी बनी, तो ये आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में जा सकता है। और एक और बात, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको एजर्शन और रीज़न वाले आ रहे हैं। अब एजर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? असर्शन जो होता है वो एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, जैसे अभी मैंने ये सब पढ़ी, तो ये आप एज एन असर्शन भी ले सकते हो इन सब को, ठीक है। सो रीज़न क्या है कि जिसमें विच गिव्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द गिवन स्टेटमेंट, मतलब जो हमें ऊपर स्टेटमेंट दी गई है उसका उन्होंने रीज़न बताया है, दावा है, कारण है, कि जो एक्सप्लेनेशन है। अब आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, ध्यान से पढ़ें। क्या वो कनेक्ट कर रही है रीज़न उस स्टेटमेंट के साथ? क्या वो उसका आंसर है? और जो लिखा गया है, सबसे पहले तो बात यहाँ पे ये भी आएगी कि क्या वो स्टेटमेंट ही ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो सही है सो फिर उसका रीज़न सही है, अगर वो गलत है तो रीज़न क्या सही है या रीज़न भी गलत है। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस रहती हैं और आपने ये बात को समझना है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग constituted the amalgamation of collaboration of migrated miniature artists from the royal courts। अब इन्होंने बोला है कि पहाड़ी स्कूल जो बना तो वो माइग्रेटेड आर्टिस्ट, जो रॉयल कोर्ट से माइग्रेटेड आर्टिस्ट थे, उनके कंट्रीब्यूशन से बना ये स्टेटमेंट, और ये हमने पढ़ा है तो ये सही है। अब इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है, द आर्टिस्ट माइग्रेटेड फ्रॉम मुगल कोर्ट्स टू फॉर्म पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। एब्सोल्युटली राइट, हमने ये पढ़ा है कि जो भी पहाड़ी मिनिएचर के जो आर्टिस्ट थे, जो पहाड़ी स्कूल बना, वो पहाड़ी स्कूल मुगल के ही माइग्रेटेड आर्टिस्ट थे। सो इस तरह से हम ये कहेंगे कि एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कुछ एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब सेक्शन बी हमारा जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। लकीली हमें यहाँ पे अगर हम सैम्पल पेपर्स भी देखें तो 5 के 5 क्वेश्चंस में हमें इंटरनल चॉइस आई है। सो हमें इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ। अब सेक्शन 20 में हमसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस हैं, देखें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं किसी भी स्कूल के, किसी भी सब स्कूल के। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, बहुत से बच्चे कह रहे हैं हमें सब स्कूल्स लर्न नहीं हो रहे, तो सब स्कूल मेन स्कूल का ही पार्ट है। सपोज राजस्थानी का ही है ना मेवाड़, राजस्थानी का ही है बूंदी, अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ में किस तरह का काम हुआ तो जनरली आप लिख सकते हैं जो राजस्थानी के फीचर्स हैं वो मेवाड़ के नाम से ही, अगर आपको स्पेसिफिक फीचर्स मेवाड़ के लर्न नहीं है तो। सो इसलिए अगर हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं तो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी 6 to 7 लिख के जा सकते हैं 2 मार्क्स वाले में। और फिर हमें पूछा जा सकता है कि किसी भी पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर, फिर हमसे पूछा जा सकता है किसी भी पेंटिंग का ह्यूमन लाइफ वैल्यू, देन डिस्क्रिप्शन या कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट भी डायरेक्ट पेंटिंग के आ सकती है। सपोज हमें कह दिया गया कबीर एंड रायदास के बारे में लिख दें, गणेशा के बारे में लिख दें, या मदर एंड चाइल्ड के बारे में पेंटिंग को एक्सप्लेन करके जाएं, तो इस तरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है कि वाई डू यू लाइक और डिसलाइक एनी पर्टिकुलर पेंटिंग और स्कल्पचर और ग्राफिक प्रिंट। सो इस तरह के क्वेश्चन में हमको हमेशा लाइक करके जाना है, हमको डिसलाइक कभी भी नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और हम जब भी लाइक करेंगे तो हम पेंटिंग के बारे में, उसकी एस्थेटिक क्वालिटीज़ के बारे में कि आपको क्यों पसंद है, क्योंकि रंग अच्छे लगे हैं, क्यों पसंद है क्योंकि थीम जस्टिफाइड है, क्यों पसंद है क्योंकि आपको लाइंस या प्रोपोर्शन या पर्सपेक्टिव या जो भी आपको पेंटिंग में या स्कल्पचर में दिख रहा है वो बहुत अच्छे से लगाया गया है। लिटिल बिट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दैट आर्ट वर्क, और उसको पसंद क्यों है वो आपको लिख के जाना है साथ साथ।
फिर एस्थेटिकल पैरामीटर की बात आती है। एस्थेटिकल पैरामीटर भी मैं समझाती हूँ आगे जाके कि किन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको ये आंसर एक्सप्लेन करना होता है, मतलब इसमें भी आपको ब्यूटी को एक्सप्लेन करके जाना है। नेक्स्ट हमारा है कि फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ द आर्टिस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन डिपिक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी पर्टिकुलर पेंटिंग और स्कल्पचर, कि वो आर्टिस्ट आपको कैसे लगता है कि वो पेंटिंग उसने बिल्कुल सही से बनाई है या जो थीम या जो नाम दिया गया है वो जस्टिफाइड है। सो वो आपको उस तरह से एक्सप्लेन करना है कि जैसे हम सपोज बात करते हैं कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की, तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन में आपको क्लियरली पिक्चर देख के भी पता चल रहा है कि कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पे उठाया है। सो सेम इज विद कृष्णा एंड गोपीज, या नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन है। सो कोई भी पेंटिंग की सब्जेक्ट मैटर मतलब जो थीम है वो किस तरह से जस्टिफाइड हो रहा है उस पेंटिंग में दिखाया गया है। सो एक तरह से इसमें भी आपको कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ही लिख के जाना है, डिस्क्रिप्शन ही लिख के जानी है, पर थोड़ा सा मोल्ड करके। अब जो सेक्शन बी का मेन पॉइंट है ना बेटा, जिसमें हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। वैसे इन क्वेश्चन से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना इन क्वेश्चंस को, इन्होंने या तो स्टेटमेंट के साथ आपको ऑप्शंस पहले ही दे रखी हैं कि इस पेंटिंग के बारे में लिखें या ऐसा स्कल्पचर के बारे में आप एक्सप्लेन करें, तो आप वहाँ से ही आप लिख के जा सकते हैं। और बाय चांस अगर ऑप्शन नहीं भी दे रखी है तो स्टेटमेंट इतना क्लियर होता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी पेंटिंग के बारे में पढ़ रखा है तो आप गेस कर लेंगे पेंटिंग को कि किस पेंटिंग या किस स्कल्पचर की बात हो रही है। कंफ्यूजन वहाँ होती है जहाँ एक ही थीम के दो पेंटिंग्स हो या एक ही थीम के दो स्कल्पचर्स हो। सपोज पॉवर्टी पे बेस्ड है, अब हमें नहीं समझ आया कि उन्होंने किसके बारे में पूछा, तो अगर तो ऑप्शन दोनों की है और में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो वहाँ पे आप कोई भी लिख दे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा है, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि चौगन प्लेयर या कुछ ऐसा, उन्होंने डेक्कन का पूछ लिया है या राजस्थानी का पूछ लिया है, चांद बेबी या चौगन में से, तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या वो राजस्थानी पूछ रहे हैं या क्या वो डेक्कन पूछ रहे हैं। तो उसमें से आपको बहुत ही माइंडफुली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जाना है। सो उनकी कुछ मैं प्रैक्टिस आपको करवा देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह भी ले सकते हैं, और बाकी सैम्पल पेपर्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप वो भी आपके एक ही तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं इस बार के। सो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ एंड कंपैशन एंड हीलिंग फॉर ऑल द वेरिड क्लास of the deprived society is painted by artist M.F. Hussain. It showcases female in motherly form, filled with love and care, making this painting the modern trends a profound source of value education. Identify the painting and its medium and technique. Elaborate through its compositional arrangement. अब इस क्वेश्चन में हमको ध्यान भी क्या रखना है, इस ही नहीं, इस सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन या सेक्शन सी की भी हम बात करें कि जितने भी क्वेश्चंस देंगे तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, आंसर उस तरह से लिखना है। अब नाउ वी हैव टू गेस द पेंटिंग, बट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि M.F. हुसैन की बात हो रही है, तो M.F. हुसैन की हमारी कौन सी पेंटिंग सिलेबस में है, मदर टेरेसा, तो यहाँ पे मदर टेरेसा के बारे में लिखना है। आइडेंटिफाई द पेंटिंग मतलब नाम लिखेंगे, मीडियम एंड टेक्निक लिखेंगे और कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फीलिंग एंड इमोशन यू डिराइव्ड after observing the graphic print children, where the printmaker has shown suffering the helplessness through monochromatic use of color in representing human anatomy and figures. Identify the printmaker and technique to this print. Elaborate on its subject matter. अब इसमें प्रिंट मेकर का नाम, टेक्निक ऑफ द प्रिंट भी लिखना है, सब्जेक्ट मैटर भी लिख के जाना है। सो इसमें चिल्ड्रन के बारे में आपको ये सारा लिखना है। नेक्स्ट है अ ट्रू मेंटोर, गुरु, teacher guides you on the path of wisdom, eternal peace through inculcating value of simplicity and high thinking. Write the name of the artist, school, technique, medium used for making the painting. So यहाँ पे भी artist, school, technique, medium, मैं ये यहाँ पे सजेशन आपको ज़रूर दूंगी कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अंडरलाइन द पॉइंट्स के जिनके बारे में पूछा गया है। आप पेंसिल से जब रीडिंग टाइम होता है ना तभी अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसी फॉर्मेट में फिर आप अच्छे से कर जाएंगे। Evaluate and justify the statement through describing any artwork mentioned below, either Kabir and Raidas or
हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो। जैसे मैंने बोला कि ये दो पेंटिंग्स हैं जो गुरु टीचर मेंटोर और उनके स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप के ऊपर हैं। सो कबीर एंड रायदास एंड जो आपका दूसरा है हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो। इनमें से कोई भी लिख के जा सकते हैं जो आपको अच्छे से लर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द सिंबॉलिक यूज ऑफ कलर्स एंड द मोटिवेटिंग मीनिंग ऑफ chakra used in our national flag that unites all Indians with the feeling of pride, oneness, commitment towards our nation. So इसमें आपको symbolic use of colors अपने Indian national flag के colors और चक्रा का क्या symbolic है वो भी लिख के जाना है. Next question, satisfaction lead to happiness without being dependent on money. Natural surroundings and trees have healing power and brings happiness in life. Looking at the artwork man, woman and tree, ये जो graphic print है, describe your reflection based on the above statement. Mention the name of the printmaker, its medium and technique. Reflection on the based of the above statement मतलब एक तरह से आपको description ही लिख के जाना है और इसमें आपको प्रिंट मेकर का नाम, उसका मीडियम और टेक्निक भी लिखना है. So the next question is, the two famous artists and brothers Mandaku and Nansukh contributed immensely to maneuvering the folk of refined style in Pahari school. Write in your own words how they were successful in depicting the supreme god Krishna as a friend and common person who takes care of all his friends and family with reference to any one of the below mentioned painting Krishna with gopis और नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन. अब ये स्टेटमेंट ही है, बाकी देखिए सिंपली उन्होंने क्या पूछा है, इन दोनों में से कोई एक पेंटिंग दे जाओ. सो आप क्लियरली अपना टेबल भी बना के जा सकते हैं और नीचे कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट लिख के जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अनकॉन्करेबल men are wrestling with nature, rendering the importance of human labor in nation building. Describe this artifact based on its composition and technique. अब इसमें आप देखिए यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये किसका, कौन सी स्कल्पचर या पेंटिंग के बारे में बात हो रही है. सो आप लेबरर्स के ऊपर जो स्कल्पचर है वो आप इसमें लिख के जा सकते हैं, ट्रायम्फ ऑफ लेबर. अब उसकी कॉम्पोजिशन और टेक्निक के बारे में आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द ग्राफिक प्रिंट इंक्लूडेड इन योर कोर्स which represents the pain and agony of the female who is left alone, surrounded with poverty. Describe this print based on its aesthetic parameter. अब ये जो ग्राफिक प्रिंट है जिसमें पेन एंड एगनी है और एक फीमेल के ऊपर है, सो वो कौन सा ग्राफिक प्रिंट है, ऑफ वॉल्स. सो उसके बारे में आपको लिख के जाना है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द इमोशंस विच आर डोमिनेंट इन द आर्ट वर्क मेड बाय द आर्टिस्ट मेंशन बिलो with special reference to the application of color and technique राजा रवि वर्मा. या अवनींद्रनाथ टैगोर या राजा रवि वर्मा और है इसमें, और इसमें आप इन दोनों में से किसी एक के आर्ट वर्क के बारे में, कलर एप्लीकेशन के बारे में लिख के जा सकते हैं. कलर एप्लीकेशन का जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर का है, सिम्बॉलिक है ना, वहाँ पे एक डेथ दिखाई है, यहाँ पे कलर्स के थ्रू सिम्बोलिज्म दिखाया है, तो वो इन्होंने पूछा है कि आर्ट वर्क में क्या किस तरह से इमोशंस को और एप्लीकेशन ऑफ कलर, क्योंकि यही दो चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं इन दोनों पेंटिंग्स में. सो उसको ज़्यादा फोकस उस पर करके जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सट्रीम डिवोशन ऑफ द डिसाइपल टुवर्ड्स हिज मेंटोर गुरु टीचर. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इज़ वेरी सीक्रेट एंड गोज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ग्रीड एंड मॉनेटरी गेन्स. अब इसमें क्या है कि जो डिसाइपल, जिस शिष्य और गुरु की बात हो रही है, वो शिष्य और गुरु ऐसा कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक चीज़ों के लिए जुड़े हैं. तो इसमें उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करके जाना है. आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द पेंटिंग फ्रॉम डेक्कन स्कूल शोइंग द फीचर इन एन आर्टिस्टिक एंड सिंपल कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, the prosperous and culturally refined Deccan school was successful in representing women as great sports person. Identify and describe the painting based on women empowerment and importance of sports. अब ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे भी हमने पढ़ा है कि विमेन एम्पावरमेंट की बात उस पेंटिंग में हुई है. उस टाइम पे भी उनको पोलो खेलते दिखाया है और इस तरह से ये सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते, और उसके थ्रू इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स वो भी दिखाई गई है. सो उसको इस पेंटिंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है. सो एक तरह से आपको चांद बीबी प्लेइंग पोलो को एक्सप्लेन करके जाना है यहाँ पे. द आर्ट वर्क मेघदूत फ्रॉम बंगाल स्कूल रिप्रेजेंट पोइटिक एंड मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव बाय डिपिक्टिंग फ्लोइंग विंड, curly clouds as the messenger of love.
that personify use of lyricism in art. On the basis of the above statement, identify the artist and its medium technique. अब आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट, मेघदूत के आर्टिस्ट का नाम राम गोपाल विजयवर्गीय एंड मीडियम एंड टेक्निक लिख के जाना है, वॉश में ही है. इलेबोरेट ऑन द सब्जेक्ट मैटर कि किस टॉपिक पे ये पेंटिंग बनी है, एंड एक्सप्रेस योर व्यूज वाइल अप्रिशिएटिंग द आर्ट वर्क. सो जब आप इसकी तारीफ कर रहे हो पेंटिंग की, सो एक तरह से आपको कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट भी लिख के जानी है. नेक्स्ट पेंटिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी. Analytically explain the contribution of Raja Ravi Verma as an artist par excellence in connecting the common Indian masses with our mythological roots in representation of Indian ethos through his artwork. Rama Venkusing, Pride of Ocean. So इसमें आपको रामा वेंकुशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन के बारे में एक्सप्लेन करके जानी है पेंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, Rajasthani and Pahadi school of miniature painting depicted Radha Krishna as the epitome of self-love and unconditional devotion towards each other. Appreciate the aesthetic beauty of any one of the painting. अब aesthetical parameter पे पेंटिंग आ गई ना, तो आपको कॉम्पोजिशन लिखना है, साथ में तारीफ भी करनी है, मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ तारीफ करके जानी है, या तो कृष्णा ऑन स्विंग की या कृष्णा विद गोपीज की. नेक्स्ट पेंटिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट मैटर हाईलाइटिंग राधा's चेंज ऑफ एटीट्यूड. अब राधा का चेंज ऑफ एटीट्यूड किस पेंटिंग में है? एक तो राधा बनी ठनी आपकी पेंटिंग है, बट वो तो पोर्ट्रेट ही है उसका. सो कृष्णा ऑन स्विंग टुवर्ड्स कृष्णा ड्यूरिंग इंडोर एंड आउटडोर, और वही एक इकलौती पेंटिंग आपके सिलेबस में है जिसमें इंडोर आउटडोर दोनों सीन्स एक ही पेंटिंग में दिखाए गए हैं. कृष्णा ऑन स्विंग, एक्सप्लेन द रीजन एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. मेंशन द नेम ऑफ इट्स आर्टिस्ट, मीडियम एंड टेक्निक एंड सब स्कूल. नेक्स्ट पेंटिंग है, आई डोंट नो क्यों मैं बार बार पेंटिंग बोले जा रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट वर्क कृष्णा विद गोपीज रिप्रेजेंट्स इटर्नल लव, डिवोशन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द लव ऑफ सुप्रीम गॉड. टू सपोर्ट द अबव पॉइंट, जस्टिफाई व्हाई डू यू लाइक राधा एंड द अदर गोपीज डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा. अब अगर आपको जनरली एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, तो आप पेंटिंग भी जैसे छोड़ के बताइएगा कि अगर समझ नहीं आया तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि जी लिख के क्या जाना है. सो आप सिंपली उस पेंटिंग को एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स पूछ रहे हैं ना, वो पॉइंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं कहीं ना कहीं. नेक्स्ट हमारा पेंटिंग क्वेश्चन आता है, यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एज योर पैरामीटर एक्सप्लेन द पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड. राइट द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, मीडियम एंड टेक्निक. वेरी सिंपल क्वेश्चन. मदर एंड चाइल्ड का आपको आर्टिस्ट के नाम लिखना है, टाइम पीरियड लिख के जाना है, मीडियम एंड टेक्निक लिख के जाना है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्थेटिक पैरामीटर. एस्थेटिक पैरामीटर अगेन ब्यूटी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आया है. एक्सप्लेन द पेंटिंग मदर टेरेसा. राइट द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, पीरियड, मीडियम एंड टेक्निक. On the basis of study of life drawings, appreciate the painting Falcon on bird rest. On the basis of the study of life drawing, कि ये जो आपने पढ़ा ही है कि जितने भी ये आर्टिस्ट थे या जो जहांगीर ये बनवाता था, तो इनकी पेंटिंग्स बहुत बनवाता था, लाइव ड्राइंग्स बनवाता था रेयर बर्ड्स, एनिमल, पेट्स की अपने. सो मेंशन द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, टेक्निक एंड मीडियम. तो सिंपली इसमें वो ही पेंटिंग आपको फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट एक्सप्लेन करनी है इन गिवन पॉइंट्स पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट appreciate the simplicity and bond of eternal friendship in the painting Kabir and Raidas. So आपको कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट जहाँ ये वर्ड हो गया, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन देना है. हाउ कैन यू जस्टिफाई द सिंपल लिविंग एंड डिग्निटी ऑफ वर्क डिपिक्टेड इन दिस वर्क. अब डिग्निटी ऑफ वर्क देखें कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, ये भी इस पेंटिंग का एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, और सिंपल लिविंग भी इस पेंटिंग का ह्यूमन लाइफ वैल्यू है. तो उस पर ये जस्टिफाई करने को आया है कि इस पेंटिंग में कैसे आप कह सकते हो और क्यों इस तरह से ये दिखाया गया है. राइट द नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड इट्स मीडियम एंड टेक्निक ऑल्सो. आर कर्मा इज आर धर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज आर नेशनल फ्लैग इनकलकेट दीज वैल्यूज इन अस. अब ये जनरली आपको डिस्क्राइब करना है, या आपका माइंडसेट देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाएंगे. राइट इट्स सिंबॉलिक मीनिंग इन योर ओन वर्ड्स. अब जो भी सिंबॉलिक मीनिंग है वो लिख के जाएं, और किस तरह से नेशनल फ्लैग हमें ये वैल्यूज को इनकलकेट करता है वो भी आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ द माइथोलॉजिकल थीम
Themes in his artwork, a disciple of Abanindranath Tagore, showed how men, women, and laborers diligently engaged in their routine to achieve victory. Who was this sensitive artist, and which sculpture from your course of study reflects this through realistic modeling of muscle movement and human form and laborers? अब laborers जहाँ आ गए, भले ही आपको ये ना पता हो कि ये अवनींद्रनाथ टैगोर के डिसाइपल थे, सो इन्होंने जो काम करा है, डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी ब्रिंग्स विक्ट्री एज शोन इन दिस स्कल्पचर. सो ये ट्रायम्फ ऑफ लेबर की बात हो रही है. सो अगेन ये जो आर्टिस्ट थे ये अवनींद्रनाथ टैगोर के डिसाइपल थे. सो इनके बारे में ये आपको लिख के जाना है इस स्कल्पचर के बारे में. Considered to be one of the greatest painter in the history of Indian art, he fused European technique with pure Indian sensibility. He was the first to print his artwork to make them affordable and easily available, bringing fine art close to the masses. Identify the name of the artist and the painting, method and technique of painting from your syllabus. Describe how this realistic painting cautious us from the consequences of ego. सो यहाँ पे बात हो रही है रामा वेंकुशिंग, द प्राइड ऑफ द ओशियन. राजा रवि वर्मा के बारे में हमने पढ़ा है कि इनके ही बहुत से प्रिंट्स सेल होते थे और ओलियोग्राफ्स इन्होंने, मतलब जितने भी प्रिंट्स हैं वो बहुत बिके और कैलेंडर की फॉर्म में घर घर इन्होंने पेंटिंग्स को पहुंचा दिया था. सो इसमें आपको उस पेंटिंग के बारे में लिख के जाना है. रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए. विच मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम राजस्थान स्कूल शोकेसिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन राम एंड भारत. अब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि भरत मीट राम एंड चित्रकूट की पेंटिंग है. और हाउ हैज़ द आर्टिस्ट हेल्प्ड अस इन एलिवेटिंग आवर स्टेट ऑफ लाइफ बाय इम्बाइबिंग दीज वर्चूज एंड फैमिलीज वैल्यू, जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरत है. गिव एन एग्जाम्पल थ्रू एन एपिसोड फ्रॉम प्रेजेंट डे सिनेरियो विच विल हेल्प आवर फ्यूचर जनरेशन इन कैरेक्टर बिल्डिंग. हम देखें इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ये मॉरल वैल्यू कह लें या जनरली आपसे पूछ लिया गया कि इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या कैरेक्टर बिल्डिंग ये पेंटिंग आपके उसमें रोल प्ले कर पाती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्यूरिंग द अर्ली 19th century इंडिया वॉज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी. दाना showed women empowerment, their versatile personality, showcase them overcoming traditional norms. वाकई वो दिखता है. उस टाइम पे आप देखें कि फीमेल पोलो खेल रही हैं. थ्रो लाइट ऑन द वेलर shown in the subject matter of Dana's painting in your syllabus. How can this Rajasthani painting still help in broadening the mindset of our society? So यहाँ चौगन प्लेयर की बात हो रही है, so उसको explain करके जाना है. Art is the powerful medium that reflects the society, its social issues, problem related to the women, their sufferings, traumas due to malpractices, especially after being a widow. So identify the printmaker, medium and technique. How successful do you think the printmaker is showcasing these issues and spread awareness through this print? How can you contribute in eradicating these malpractices from the society? So देखें बेटा 3 parts में ये question है. ऐसा question आपको 6 marks में भी आ सकता है. तो जितने parts में question पूछा गया है उतने सब parts में आपको answer दे के जाना है. ऑफ वॉल की बात हो रही है यहाँ पे. सो नेक्स्ट हम जो question पढ़ेंगे वो ये है. In this sculpture, the sacred representation of the divine power of Ganesha as a leader, as an artist, and an artist are depicted with indigenous character of cave and temple sculpture. Write the material used and its sculptor. Sculptor मतलब होता है कि जिसने sculpture बनाया है, artist name. While critically analyzing this sculpture, critically analyzing, ये point भी मैं आगे जाके आपसे discuss करूँगी कि how to critically analyze a painting or a sculpture. Identify some characteristics of a leader and an artist which inspires you. So ये जो critically analyze वाला question है ये हम आगे discuss करते हैं. तब तक इसको आप सुन लें but समझेंगे हम आगे जाके. M.F. Hussain painting cinema posters in his early days for living, but his art style flourished and was later honored by Government of India with Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan for his great contribution to art. अब इसमें आगे question क्या पूछा गया है? Identify the painting made by him from your course and how does it inspires you. Next part पूछा गया है using elements of art as your parameter. Explain how this painting depicts epitome of compassion and care. अब बेटा जैसे ये questions है ना, ये आपको 6 marks में भी आ सकते हैं. मैं फिर से कह रही हूँ
सो सेक्शन बी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अब हम आगे लेंदी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो वो सेक्शन सी में भी आप सोचिएगा कि उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो सेक्शन सी में भी आ सकते हैं वो इसी में ही मैं साथ में करा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विच शोज द कनेक्शन एंड बॉन्ड बिटवीन रॉयल फिगर्स एंड रॉयल एनिमल्स। aesthetic beauty of any one of the painting, मतलब you have to appreciate that painting। दारा शिको की बारात या चांद बीबी प्लेइंग पोलो। सो इसमें एनिमल्स भी हैं और ह्यूमन बींग्स भी हैं, सो उनका कनेक्शन भी दिखाना है, और उसमें आपको रॉयल फिगर्स में जिस जिस तरह से उन्होंने रॉयल एनिमल्स भी बनाए हैं, और बॉन्ड जो है ऑब्वियसली मैरिज प्रोसेशन है, तो जिस तरह से एक्सप्लेनेशन है कि बाराती सारे घोड़ों पर हैं, फीमेल सारे हाथियों पे पालकी पर हैं, तो वो सब आप एक्सप्लेन करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर नेशनल फ्लैग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर कंट्री एंड इट्स सिटीजन। इट नरेट्स थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज ऑफ कलरेज, sacrifice, peace and honesty, embracing secularism as it proudly flies high in our independent sky. Do you feel we still imbibe these qualities in us? Explain your point of view. How can these values help us in contributing towards the progress of our country? So simply आपको उसका symbolic भी दे सकते हो, और किस तरह से वो क्वालिटीज़, वो कलर्स या वो आपको इंस्पायर करता है, वो क्वालिटीज़ खुद में इम्बाइब करने के लिए वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, राइट द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, मीडियम एंड टेक्निक ऑफ एनी वन ऑफ द पेंटिंग and given below which reflects varied emotions through depiction of female form, either Shivan Sati or Radhika. So explain how successful the artist has been in showcasing its subject matter. So वो लिखना है आपको। Next question है, art become a powerful medium when it reflects the social issues, problem related to the women, their sufferings and trauma due to malpractices, especially after being a widow. आइडेंटिफाई द प्रिंट, अगेन ऑफ ऑल आया है। मीडियम एंड टेक्निक लिखना है, हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक द आर्टिस्ट हैज़ बीन शो केसिंग दीज इशूज एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू दिस प्रिंट। हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट इन इरेडिकेटिंग देम फ्रॉम द सोसाइटी। सो ये 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है, ये भी आपको 6 मार्क्स में आ सकता है। सो इसको भी अलग अलग पॉइंट वाइज जैसे पूछा है वैसे आपको एक्सप्लेन करना है कि नाम लिख दिया, मीडियम एंड टेक्निक लिख दी, सो किस तरह से आर्टिस्ट इस प्रॉब्लम को या अवेयरनेस लाने में प्रिंट के थ्रू सक्सेसफुल हुआ है। देखो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि पेंटिंग्स के थ्रू भी हमें वो इमोशंस जागती हैं, हमें हमारा वो थॉट प्रोसेस उस तरह से काम करना शुरू होता है, लोग अवेयर होते हैं। आज हम पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट क्यों बनाई जाती हैं अगर ये विजुअली इम्पैक्ट ही ना डालता होता। सो इस वे में ये पेंटिंग्स भी इक्वली इम्पैक्टफुल हैं। सो जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो बहुत इजीली होता है इन पेंटिंग्स के थ्रू। नेक्स्ट हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन हम अब समझते हैं सेक्शन सी के। सो उसमें हमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे आएगा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। वो किसी भी स्कूल का पूछा जा सकता है, चाहे वो हमें राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, डेक्कन, बंगाल इनमें से आ सकता है। फिर हमसे पूछा जाएगा नेशनल फ्लैग का डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि उसके 3 स्टेजेस और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस लिखें। फिर हमसे ये पूछा जा सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। सो इस क्वेश्चन में क्या लिख के जाना है, ये भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से फ्रीडम फाइटर्स ने नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया था तो उनका रोल अलग था। आर्टिस्ट का क्या रोल था, जैसे आप समझें, आप कोई मूवी देखते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई कभी इस तरह की कोई भी चीज़ करें, कोई कविता सुने तो वो इम्पैक्ट डालती है आपके मन में, आपके उस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर जागती हैं कि जिस तरह का आप कुछ देख रहे हैं। कोई मूवी आप देखें, कोई पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड आप मूवी देखें तो 2 मिनट के लिए आपके मन में वो फीलिंग आएगी, वो भावना जागृत होगी। तो सेम वे था, इन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू आर्टिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया था नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। और किस तरह से किया था, उस तरह की पेंटिंग्स बनाई जिनके थ्रू वैसी फीलिंग्स लोगों में जागे। पंडाल्स में वो पेंटिंग्स लगाई जाती थी, जैसे हमने पढ़ा है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घुमाई गई थी वो पेंटिंग,
कि लोग इस पेंटिंग को देख के जागृत हों, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हों और इस मूवमेंट में वो साथ दें। सो एक पेंटिंग आप भारत माता उसमें लिख सकते हो, और अवनींद्रनाथ टैगोर की एक भारत माता अमृता शेरगिल की है, वो भी आप लिख सकते हैं। फिर आप इसमें नंदलाल बोस की पेंटिंग दांडी मार्च भी लिख के जा सकते हो जो महात्मा गांधी के है। सो कुल मिला के अगर आप ये 3 पेंटिंग्स भी लिख के जाते हो तो आपका अपने आप में ये क्वेश्चन कंप्लीट है। 6 मार्क्स में आप इतना ही लिख के जाएं तो भी बहुत है। सो नेक्स्ट हमारा आएगा इसमें, जैसे मैंने बोला कि कंट्रीब्यूशन आ गया। सो मॉडर्न ट्रेंड में से कोई 2 स्कल्पचर्स आ सकते हैं, कोई 2 ग्राफिक प्रिंट्स आ सकते हैं 3 मार्क्स के, या फिर जनरल हम जैसे पढ़ें तो ये अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सो उस तरह के भी आ सकते हैं, जैसे एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड डिस्क्राइब द फेमस पेंटिंग राधा बनी ठनी। सो इसमें आपको पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और एक पेंटिंग लिख के जानी है। अब उन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ बिलो मेंशन पैरामीटर। अब क्या है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यूनिक, मतलब स्पेशल फीचर्स ऑफ राजस्थान, aesthetic application of color and tonal quality used in Rajasthani miniature, highlight the main feature through appreciating the painting राधा बनी ठनी। सो वही है कि कलर्स वगैरह पे थोड़ा आप स्ट्रेस दे दीजिएगा, थोड़ा फोकस कर दीजिएगा, और नेक्स्ट हमने पेंटिंग एक्सप्लेन करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल मिनिएचर ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल किंग अकबर। अब आप देखें इन्होंने मुगल के टाइम पीरियड का ओरिजिन मांगा है, ठीक है जी। जस्टिफाई हाउ ओवर क्राउडेड फिगर्स वर मेड एज अ पार्ट ऑफ इलस्ट्रेटिव नरेटिव्स। तो ओवर क्राउडेड बनी है ना, आप अगर देखें कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन है तो उनके टाइम की वो ओवर क्राउडेड बनी है अगर अकबर की बात करें, और अगर हम जनरल मुगल पेंटिंग की बात करें तो दारा शिकोह की बारात भी बनी है। And his sensitivity towards the religious sentiments in spreading his concept of secularism in common masses through the painting Krishna lifting Mount Govardhan। So next उन्होंने उसी पेंटिंग को ही पूछ लिया है। सो आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भी लिखना है और पेंटिंग भी लिख के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एनी वन फेमस स्कल्पचर दैट यू लाइक द मोस्ट फ्रॉम मॉडर्न ट्रेंड्स इंक्लूडेड इन योर कोर्स which depicts real life situation of poverty, pain, agony being represented by human forms and figure. Name the sculpture and its sculptor. Medium and technique explain how successfully the subject matter attracts our attention towards these social problem, yet conveying the spirit of not giving up. Through its powerful compositional arrangement, how does the artist portray the human forms and emotion? अब इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। मॉडर्न ट्रेंड में से वो कौन सा ऐसा स्कल्पचर है जो आपको पसंद है, जो जो रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी एंड पेन या एगनी को दिखा रहा है और ह्यूमन फॉर्म्स के थ्रू। अब स्कल्पचर्स में अगर आप देखें तो आपके पास एक क्राइज अनहर्ड है और एक सांथल फैमिली है, दोनों ही पॉवर्टी के ऊपर हैं। तो आप लिख के जा सकते हैं, कोई एक जो आपको आता है आप उसके बारे में लिख के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है we see that the artists of miniature school of Mughal and provincial period were skilled in making painting which depict too many figures in one painting। अब provincial period की अगर बात आ गई है तो provincial में दारा शिकोह की बारात थी, ठीक है। सो skilled making painting which depict too many figures in one painting complemented by the main figure given due importance and stands out amidst the crowd around it। Identify any one relevant painting from Mughal or provincial। So Mughal है तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन भी हो सकती है, और प्रोविंशियल पीरियड है तो मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह भी हो सकती है। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट बाय डिस्क्राइबिंग द पेंटिंग इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एन एसे ऑन रिवाइवलिज्म ऑफ इंडियन आर्ट ड्यूरिंग मिड 20th सेंचुरी। योर आंसर शुड इंक्लूड एवोल्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल। सो सबसे पहले आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल लिखना है एंड इट्स रोल इन प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। सो ये तो था ही रीबर्थ इंडियन आर्ट का। सो उसके बारे में लिखना है। द रोल ऑफ इंडियन आर्टिस्ट टुवर्ड्स फ्रीडम मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा लिख के जाना है, एंड सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ आर नेशनल फ्लैग। तो एक तरह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, जिसमें आपको रीजन एंड डेवलपमेंट भी लिख के जाना है और उसके साथ आपको इंडियन आर्टिस्ट टुवर्ड्स नेशनल फ्रीडम मूवमेंट वो रोल भी लिख के जाना है, और साथ में सिम्बॉलिक मीनिंग भी लिख के जाना है नेशनल फ्लैग का। या आप अपनी राइटिंग स्पीड देख लीजिएगा, उस हिसाब से
बट तीनों को टच ज़रूर करके जाना है क्योंकि अलग अलग मार्क्स रहेंगे तीनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बंगाल स्कूल गेव इंडियन आर्ट एन आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस विच वॉज लॉस्ट ड्यू टू फॉरेन इन्वेशन एंड द ब्रिटिश रूल। मास सपोर्ट फॉर आर्टिस्ट वर्क united common people towards our freedom movement. How did the origin and development of Bengal School creates a benchmark in the formation of Indian art and what gave it a distinctive and unique identity? Again, ये origin and development ही है. Choose and describe any one painting from Bengal School which depicts a real life situation consisting of sadness, pain and agony. Support your answer through the points mentioned below. अब इसमें फिर से इन्होंने बोला है कि इन्होंने पूछा क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल, फर्स्ट पार्ट, नेम ऑफ द पेंटिंग एंड आर्टिस्ट, यहाँ पे जर्नीज एंड आएगी पेंटिंग, मीडियम एंड टेक्निक ऑफ द पेंटिंग, कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। सो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट सब स्कूल्स के करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक सब स्कूल के करने हैं और पेंटिंग्स भी कोई 2 पेंटिंग या एक पेंटिंग और एक ओरिजिन आपसे पूछा जा सकता है। सो ये हमारा था सेक्शन सी। नेक्स्ट क्वेरी जो आप लोगों की थी उसमें एक जो क्वेश्चन बड़ा कॉमनली कई बार आ जाता है जिसमें लिखा होता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ पेंटिंग, कि कोई भी पेंटिंग दे दी गई है और उसमें ये वर्ड लिखा गया है कि क्रिटिकली एनालाइज करें इस पेंटिंग को, और एक ये वर्ड होता है एस्थेटिकल पैरामीटर। सो इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्या ये दोनों क्वेश्चंस अलग हैं या आंसर जब फ्रेम होगा तो अलग होगा, या क्या लिखना है हम इसमें? अब एक बात को समझना बेटा, एस्थेटिकल पैरामीटर मतलब हमने ब्यूटी, एस्थेटिक्स होता है ब्यूटी, कि ब्यूटी वाइज हमने उस पेंटिंग को एक्सप्लेन करना है। अब ब्यूटी आप कैसे लिख के जा सकते हैं कि जैसे आप उस पेंटिंग का टेक्निक एंड स्टाइल लिख सकते हैं कि यूज़ ऑफ कलर या ब्रश वर्क किस तरह से उसमें किया गया है, वो आप उसको कर सकते हैं। और आप इवन एनालाइज उस पेंटिंग को कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, पर्सपेक्टिव, बैलेंस, जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं ना, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट करके जाने हैं क्या, सिलेबस में है क्या? सो लाइन, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, टोन, स्पेस, एज सच डायरेक्ट आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब हमें एस्थेटिकल पैरामीटर पूछ लिया गया या क्रिटिकल एनालिसिस पूछ लिया गया तो ये टर्मिनोलॉजी आपके पास होनी चाहिए कि हाँ जी, कलर बहुत सुंदर लगे हैं, लाइंस बड़ी सुंदर लगी हैं और बैलेंसिंग बहुत अच्छे से की गई है। कुछ पेंटिंग्स में जिसमें पर्सपेक्टिव दिखता है आप उसकी रेफरेंस दे के जा सकते हैं। तो इस तरह से आप एस्थेटिकल पैरामीटर वाला क्वेश्चन करेंगे। अब हम आते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ पेंटिंग। अब क्रिटिकल एनालिसिस में सबसे पहले बेटा कुछ पॉइंट्स आप माइंड में रख लें कि आपको किस तरह से वो पेंटिंग करनी है। सो फर्स्ट आ जाता है कि आर्टिस्ट बैकग्राउंड, कंसिडर द आर्टिस्ट बैकग्राउंड। इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये समझना है कि आर्टिस्ट का बर्थ लिखना है या उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखना है या क्या उसके अकम्पलिशमेंट्स हैं वो लिखना है। आर्टिस्ट बैकग्राउंड का मतलब है कि उसने किस स्टाइल में पेंटिंग बनाई है या क्या वो किसी से इन्फ्लुएंस हुआ है, कोई ऐसा हिस्टोरिकल कैरेक्टर या कुछ इस तरह से उसके बीच में बनाया गया है। तो किसी उस कंटेक्स्ट को लेके, जैसे हम ट्रायम्फ ऑफ लेबर की बात करें तो वो लेबरर्स के ऊपर है, वो लेबर डे पे वो बनाया गया था स्कल्पचर। मदर टेरेसा की बात करें तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो इस तरह से हमने उसके बारे में लिखना है। सेकंड हम पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर और कॉम्पोजिशन का, कि एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि किस तरह से उस थीम को जस्टिफाई किया गया है, कि स्पेस को किस तरह से यूज़ किया है, पर्सपेक्टिव अगर दिख रहा है कुछ पेंटिंग्स में तो कैसे है, बैलेंसिंग किस तरह से की गई है, और जितने भी एलिमेंट्स उस पेंटिंग में दिखाए गए हैं उनका आपस में रिलेशन। फंडामेंटल और एलिमेंट वाली बात यहाँ पे भी आती है कि लाइन, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, टोन, स्पेस वाले, उनमें से कुछ एक टर्मिनोलॉजी आप याद कर लें, और जैसे बैलेंसिंग हो गया, स्पेस हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, ये वर्ड्स आप बीच में मेंशन करके जा सकते हैं। देन हम टेक्निक एंड स्टाइल के बारे में लिख सकते हैं। टेक्निक एंड स्टाइल मीन कि कलर्स किस तरह से यूज़ किए हैं उसने, क्या कोई टेक्सचर है पेंटिंग में, ब्रश वर्क किस तरह का है, मीडियम क्या किया गया है, ऑयल्स में है, वाटर्स में है, टेम्परा में है, किस में है वो पेंटिंग। जैसे रामा वेंकटेश गाइड ऑफ द ओशन की हम बात करें तो इसमें आप देखें कि जब भगवान को गुस्सा आया, श्री रामचंद्र को गुस्सा आया, तो किस तरह से लाइटनिंग दिखाई गई, उस गुस्से को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, वो इमोशन हम तक कैसे कन्वे की गई। हवा चल रही है तो आपको कैसे पता चल रहा है कि हवा चल रही है, पानी पत्थरों से टकरा रहा है, धोती उड़ रही है, बादल दिखाए गए हैं, आकाश में बिजली कौनती दिखाई गई है। सो ये सब इफ़ेक्ट्स, ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स जो डाले गए हैं, वहाँ से हमें वो
कन्वे हो रहा है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या देखिए कोई सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म मीन्स विजुअल लैंग्वेज, कुछ इस तरह से दिखाया गया है जो सिंबॉलिकली बात है और हमें उस चीज़ को लेके समझ आ रही है। जैसे हम जर्नीज एंड की बात करें, एक तरफ से उसी तरह के रंग, सूरज डूबता हुआ, यहाँ से ज़िंदगी ख़त्म होती हुई, तो कितना खूबसूरती के साथ उन्होंने कलर की लैंग्वेज में मीनिंग एक्सप्लेन करा है। और दूसरा हम ऑफ वॉल्स को देखें, तो ऑफ वॉल्स में जब वो जो लेडी है जो मेमोरी लेन में है, जो उसको बचपन याद आ रहा है, तो वो किस तरह से याद आ रहा है, क्या वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया गया है? नहीं। पीछे दीवार पर चाइल्ड लाइक आर्ट बना है, जिससे ये पता चल रहा है कि बचपन का या मेमोरी लेन में जाते हुए तो वो यादें उसकी। सो इस तरह से उसको हम विजुअल लैंग्वेज का नाम देते हैं। तो कोई इमोशन या मूड को जो स्पेसिफिक पेंटिंग में दिखाया गया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो क्रिटिकली एनालिसिस इसको कहते हैं कि आपने इस ओवरऑल एस्पेक्ट के थ्रू हमने उस पेंटिंग को लिख के जाना है या जज करना है। सो ये हो गया, एक बार के लिए हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है सब कुछ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है वो हम समझ चुके हैं। सो जितनी भी मुझे लगता है कि आपने क्वेरीज थी आप लोगों की, वो मैंने क्लियर करी हैं। फिर भी कुछ रह गया हो, अगर आपको कुछ और भी पूछना है, कोई और डाउट आपके मन में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब एंड में जाने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको कहना चाहूँगी, वो आप टिप्स पे रख लें कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है। सो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जिस फॉर्म में पूछे गए हैं, उस फॉर्म में आंसर देना है। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि जब आपके पास रीडिंग टाइम है, उसी टाइम पे पेंसिल से अंडरलाइन कर लें कि क्या क्या हमसे किस क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकेंड, हमने टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है बेटा। ये ना हो कि पेपर हमारा छूट जाए, और ये भी ना हो कि इतना जल्दी करें, हम बहुत कम लिखें कि हम पहले ही फ्री होके बैठ जाएं और लेंथ ही हम प्रॉपर ना लिख पाएँ, तो इस तरह से भी नहीं करना। एमसीक्यूज़ में स्टेटमेंट या ऑप्शन साथ में लिख के जाएँ। 1-2 कई बारी आपका क्लियर नहीं होता या ABCD क्लियर नहीं होता, तो कोई गलती नहीं हमको छोड़ना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में से कोई भी आपको चॉइस नहीं है, और अगर एक भी गलत हो गया तो हम 30 ऑन 30 का टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे। सीरियल ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करें और अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। कुछ भी अगर आपको जैसे आर्टिस्ट नेम या मीडियम टेक्निक पूछा गया है, तो कोशिश करें अंडरलाइन कर लें, पेपर थोड़ा नीट दिखता है और अच्छा लगता है। और साथ में कटिंग वटिंग ना ही करें तो बेटर है, और साफ़ सुथरा हैंड राइटिंग में पेपर करके आएँ। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स जैसे मैंने बोला है वो ज़रूर कर लें। अगर फ्लैग वाला क्वेश्चन आता है तो आप कलर्ड पेंसिल्स लेके जा सकते हैं, उनसे फ्लैग को कलर करके आ सकते हैं। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो पेपर करते वक्त आप दिमाग में रखिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। सो आप प्लीज़ जब पेपर करके आएँ तो ज़रूर एक बार बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।